आपने कभी टर्म सुनी है कोऑपरेटिव? बताओ फिर। ठीक है, वेरी गुड, अमेंडमेंट ठीक है 97th। और होता क्या है कोऑपरेटिव? हाँ ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, कुछ लोग अपना ग्रुप बना लेंगे और बोलेंगे कि हमारा गोल एक ही है कि हमको अमूल जो डेयरी है उसको आगे बढ़ाना है। ऐसे तो बना था कोऑपरेटिव के जरिए, लोग आए कि हमारे पास सभी के पास डेयरी की फैसिलिटी अवेलेबल है, एनिमल हस्बेंड्री में हम इन्वॉल्व हैं, हम ना दूध को कलेक्टिव बेचना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो एम होता है वो कॉमन होता है उस ग्रुप ऑफ पीपल का, दैट इज कोऑपरेटिव। कोऑपरेशन के जरिए जो चीजें आगे चलाई जाती हैं। तो यहाँ पे नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड अभी न्यूज में था, जिसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। नाम से पता लग रहा है नेशनल लेवल पे कोऑपरेटिव, यानी कि वो जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं विद कॉमन गोल, उनकी बात करी है। एक्सपोर्ट पे फोकस करा है। कोऑपरेटिव के जरिए जो चीजें बनाई जा रही हैं उनको क्या करवाना है, एक्सपोर्ट, उसमें बूस्ट लाना है। तो इसी वजह से न्यूज में था। अभी इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है अपीडा के साथ, और अपीडा का आपने भारतीय इनिशिएटिव पढ़ा था, तभी तो वो इनिशिएटिव लिया गया ताकि एग्री फूड टेक के अंदर हम अपनी बूस्ट कर सकें, एक्सपोर्ट और ज्यादा कर सकें टू द फॉरेन कंट्रीज। सबसे पहले कोऑपरेटिव देख लो, तो एक वॉलंटरी ग्रुप होता है जहां पे लोग अपनी इच्छा के अनुसार आगे आते हैं, और इनका जो गोल होता है वो इकोनॉमिक होता है, और जनरली इकोनॉमिक गोल होएगा, पैसे से लेना देना वहां पे रहेगा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हम अटेन कर सकते हैं। अब ये जो कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट है इंडिया में एक्चुअल में कब आता है, तो एक एक्ट आती है सबसे पहले, तो मतलब पहले ड्राफ्टिंग हुई, बिल आया, देन एक्ट बनी। कौन सा था? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट। ये 1947 से पहले की आ रखी थी, 1904 की बात हुई। आज के टाइम पे स्टेटस देखोगे तो पूरे वर्ल्ड कोऑपरेटिव्स को अगर आप काउंट करोगे ना, तो उसमें से 27% कोऑपरेटिव्स आपको सिर्फ इंडिया में मिलेंगे। इवन इस बार 2025 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर के साथ साथ इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स पे भी फोकस करा गया, और क्वांटम टेक के ऊपर भी फोकस करा है। वो वाली चीज भी आप लिख सकते हो। और मेंस में इस बार क्वेश्चन बन सकता है, क्या अभी आया तो नहीं था इस वाले मेंस में, कोऑपरेटिव से लेना देना नहीं था, नेक्स्ट ईयर में भी, तो कोऑपरेटिव पे फोकस रखिएगा। तो 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव भी बोला गया है। क्वांटम टेक तो है ही, ग्लेशियर भी है ही, तीसरा जो सेक्शन है दैट इज कोऑपरेटिव। और नेक्स्ट इज 20% जो इंडियंस हैं वो कोऑपरेटिव्स का पार्ट है। अगर ग्लोबली हम देखें ऑन एन एवरेज 12% इंडियंस आपको कोऑपरेटिव्स में देखने को मिलेंगे। और टॉप 3 कोऑपरेटिव सेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो एक तो हाउसिंग से रिलेटेड है, जिसमें कोऑपरेटिव्स मतलब अगेन ग्रुप ऑफ पीपल, इकोनॉमिक शेयर्ड वैल्यू उनकी रहेगी। दूसरा डेयरी पे फोकस करते हैं ये। और तीसरा प्राइमरी जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी बनाई गई है, पैसे की कोई दिक्कत ना है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, तो ये कोऑपरेटिव्स बनाए गए हैं। तो 3 एरियाज है, नंबर 1 हाउसिंग, दूसरा है डेयरी, और नंबर 3 इज प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल ईयर डेजिग्नेट करा जाता है कि 23 का मिलेट्स का रख दिया था, 24 का किसका था? कैमलिड्स का था। एल्पाका देखा है आपने? कैमल की तरह होता है। शिनचैन अगर किसी ने देखा होगा तो एल्पाका भी जरूर देखा होगा। तो देखा है, तो वो वाला ईयर था लास्ट वाला जो 2024 का था। इस साल का मैंने आपको बता दिया। डेसिग्नेट कौन करता है तो याद रखना है, हाँ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यही वाली असेंबली आपको हर साल बताएगी इस साल का ईयर कौन सा है। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। इसके बाद लीडिंग स्टेट अगर देखोगे जहां पे आपको 57% इंडिया के कोऑपरेटिव्स मिलते हैं, वो है महाराष्ट्र। उसके बाद गुजरात में भी काफी सारे कोऑपरेटिव्स हैं, तेलंगाना आ गया, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। नेक्स्ट, जैसे आपने बोला ये जो वर्ड था कोऑपरेटिव, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक जगह दी गई थी। कौन सी अमेंडमेंट हुई थी? तो 2011 की 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसको बना दिया गया था फंडामेंटल राइट। कौन से आर्टिकल में आएगा? तो आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, और ये आपने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा भी होगा। वहीं पे ये अमेंडमेंट का भी मेंशन करा जाता है, विच इज 97 CAA 2011। आर्टिकल याद रखना, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। अच्छा, क्लॉज अगर मैं जी लिख दूं यहाँ पे, फिर कौन सी चीज के बारे में बात होती है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। ये पढ़ा है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ बताओ। हाँ, यस, हमें अलाउड है कि हम किसी भी टाइप का बिजनेस कर सकते हैं, प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जब गेमिंग वाला आर्टिकल किया था हमने कि बैन करना सही था या नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि उन्होंने इसको आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में ऐड करा था। बाकी जिनकी अभी पॉलिटी नहीं हुई है वो टेंशन ना ले,
आप पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डीपीएसपी में कहां पे, डीपीएसपी अगेन नॉन जस्टिसिएबल है, अगर नहीं भी इंप्लीमेंट होते तो चलेगा, पर स्टेट को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसका भी आर्टिकल नंबर 43B वो बात करता है कि कोऑपरेटिव्स को और ज्यादा प्रमोट करो, क्योंकि इससे इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। एक पार्ट भी नया ऐड करा गया विच इज पार्ट नंबर 9B, उसमें आर्टिकल नंबर 243ZH से लेके आर्टिकल नंबर 243ZT तक सारे ही प्रोविजन कोऑपरेटिव गवर्नेंस से रिलेटेड है, ठीक है। 243ZH टू 243ZT, ठीक है, कोऑपरेटिव गवर्नेंस पे फोकस करता है। फिर आता है आपका शेड्यूल नंबर 7, जिसमें आपकी 3 लिस्ट आती हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 44 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स की बारे में बात करी गई है, यानी कि एक स्टेट के लोग दूसरी स्टेट के साथ कोई कोऑपरेशन करना चाहते हैं तो वो यूनियन लिस्ट में ऑलरेडी मेंशन है। और एक्ट कब का है, तो 2002 का है। वैसे स्टेट कोऑपरेटिव में अगर देखोगे तो एंट्री नंबर 32 है, जो बात करता है किसी एक स्टेट की जब बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हिमाचल में कोई सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल है, उन्होंने कुछ चीज बनाने की डिसाइड करी, वो डेयरी से है या हाउसिंग से है या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड क्रेडिट सिस्टम उनको डेवलप करना है, तो वो एंट्री नंबर 32 पे फोकस करेंगे। पर वहीं पे एक तरफ हिमाचल आ गया, एक तरफ पंजाब आ गया, एक तरफ हरियाणा आ गया, तो वो किस में चला जाएगा, वो फिर यूनियन लिस्ट में जाएगा, ताकि कोई डिस्प्यूट इमर्ज ना करे, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 44 और स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 32। स्टेट एग्जाम में अभी एंट्रीज पे उतना ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा, पर यूपीएससी पूछ रहा है एंट्रीज के बारे में, तो इसको ध्यान में रखना, 44 एंड 32। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। अब न्यूज का कॉन्टेक्स्ट क्या था, तो नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, इन्होंने अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अब ये एमओयू क्या होता है, एक पर्चा होता है, वहां पे दोनों पार्टीज आगे आती हैं, अपनी अपनी स्टैंप्स लगाती हैं, सिग्नेचर वहां के जो भी डायरेक्टर होते हैं वो कर देते हैं। तो एक अपीडा के साथ इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा। किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे, तो बॉडी से ही पता लग रहा है, पैन इंडिया लेवल पे जो कोऑपरेटिव के जरिए चीजें बनाई जाती हैं उनका एक्सपोर्ट बूस्ट करवाना है, बाहर फॉरेन कंट्रीज में उसको और ज्यादा बेचना है। तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पे सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया जाएगा, ये वाला याद रखना। अब थोड़े से एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। बाकी अगर एनसीईएल देखोगे तो कौन सी एक्ट के अंदर है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, और एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर सारे के सारे कोऑपरेटिव सेक्टर मर्ज हो जाते हैं। मतलब एक टर्म आ गई जो नेशनल लेवल पे है, बाकी सब आ जाएंगे इसके अंडर। और मेन फोकस क्या है अब, तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो कोऑपरेटिव प्रोडक्ट से हमको मिल सकती है उसके ऊपर फोकस करना। देन मेजर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन जैसे अमूल है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, उसको और ज्यादा बूस्ट करवाना। आ गया ना डेयरी सेक्टर, इसी का एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में देखा। वैसे एक इफको भी आपने सुना होगा, इंडियन फार्मर्स का ये फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है। जैसे यूरिया वगैरह बनाया जाता है ना, नैनो यूरिया के बारे में आपने सुना होगा, तो एक बॉडी खुद ही नाम पे आई थी विच इज इफको, मतलब कोऑपरेटिव्स ने वो नैनो यूरिया बना के दिया था। अगेन ग्रुप ऑफ पीपल, वॉलंटरी ग्रुप ऑफ पीपल, एक कॉमन गोल था उनका विच इज इकोनॉमिक वैल्यू, तो कुछ जनरेट भी करना पड़ेगा, इफको। दूसरा आ गया क्रिफको, ये कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड है, अगेन फार्मर्स का है, मतलब क्रॉप से रिलेटेड है। देन आ गया नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे लोन्स भी प्रोवाइड करे जाते हैं। अभी आपने देखा 3 सेक्टर में कोऑपरेटिव इंडिया में फ्लरिश हुआ है। नंबर 1 हाउसिंग, नंबर 2 डेयरी, एंड थर्ड में क्या देखा था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्रेडिट, तो उसी की कैटेगरी में ये भी लाई कर जाएगा। इसमें क्रेडिट भी आ जाते हैं, सीड्स प्रोवाइड करने हैं लोगों को, अगर कोई चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए साइंटिफिक लेवल पे वो भी प्रोवाइड करी जाती है। वैसे एक एनसीडीसी है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो ये भी क्या करते हैं, मेन फोकस जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होता है उसको डेवलप करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज मेंबर एलिजिबिलिटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जितनी भी एग्जिस्ट करती हैं वो सारी ही एनसीईएल के तहत एलिजिबल होंगी, अपनी प्रोडक्ट्स को आगे चल के एक्सपोर्ट कर सकती हैं। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है एनसीईएल के, तो न्यू दिल्ली इंडिया में आ जाएंगे। फंक्शन क्या है, तो आई थिंक आपको क्लियर है। अब यहाँ पे प्रोक्योरमेंट, पहले तो सरकारें भी आगे आएंगी, वो उनसे खरीदेंगी, फर्दर आगे चल के एक्सपोर्ट करेंगी ताकि इंटरमीडिएटरी का कोई रोल ना रहे। उसके बाद ब्रांडिंग करी जाएगी। सोचो किसी ने कोई चीज प्रोडक्ट रेडी करी, उसको जीआई टैग अगर मिल जाए इंटरनेशनल लेवल पे, वो वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर लेता है। हाँ ठीक है, नहीं मिला है उसको, ठीक है, चलो अभी मिला नहीं है, चल नहीं मिल जाएगा, ठीक है कोई नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। देन ट्रेडिंग करी जाती है, इन शॉर्ट जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज एग्जिस्ट कर रही हैं जिसमें कोऑपरेटिव्स इन्वॉल्व होंगे। और फाइनेंस को अरेंज करेगा, अभी देखा आपने क्रेडिट वाला पार्ट भी है कोऑपरेटिव्स के अंडर, तो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। तो दैट इज अबाउट एनसीईएल। और अपीडा से रिलेटेड आपको एक और अपडेट मिल चुका है,
भारतीय इनिशिएटिव प्लस ये वाला आ जाएगा आपका कोऑपरेटिव। भारतीय इनिशिएटिव तो पैन इंडिया लेवल पे करा गया है, उसमें कोऑपरेटिव वर्ड आपने नहीं पढ़ा था कि सिर्फ कोऑपरेटिव को फोकस करा जाएगा। एनसीईएल के अंडर मेन फोकस किस पे करा गया, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जो किस आर्टिकल में आती हैं, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, और कौन सी अमेंडमेंट 97 CAA। कौन सी एंट्री आएगी आपके यूनियन लिस्ट में 44 और स्टेट में 32। ठीक है।